कॉलेज के लिए पहली पहली बार लैपटॉप तो ले लिया है भैया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा अभी कॉलेज चालू होने में समय है, लैपटॉप मैंने ले लिया है, लेकिन अब इस लैपटॉप का करूँ क्या? अगर कॉलेज में मैं जाऊँगा, वहाँ पर कुछ प्रोफ़ेसर अगर कुछ मुझे करने बोल दिया, अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे करना है, किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट थी, कैसे क्या कैसे करना है? तो उस पर्पज़ से आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आप अपने लैपटॉप में रेडी टू इंस्टॉल अभी आज के डेट में इंस्टॉल कर सकते हो। कौन-कौन से मिनिमम ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके पास होने चाहिए। कई बार होता है ना भैया बहुत सारे कबाड़ हमने डाउनलोड कर लिए लैपटॉप में जंक पूरा भर चुका है, लैपटॉप घिस चुका है, लैपटॉप अब काम नहीं कर रहा, पूरा स्लो हो चुका है एंड कोई सॉफ्टवेयर मेरे काम का नहीं था। अब जब प्रोफ़ेसर कुछ सॉफ्टवेयर करने बोल रहे हैं, लैपटॉप चल नहीं रहा है या फिर लैपटॉप में उतना स्पेस नहीं बचा है, 10 तरीके की चीज़ें कर ली, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है किसका क्या कैसे करूँ? तो यार लैपटॉप आपके घर जैसा है, जैसे घर में हर जगह बारीकी से ज़रूरत की चीज़ें हम रखते हैं, वैसे ही लैपटॉप आप सोचो ना कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कि कॉलेज के लिए आपने पहला स्टेप ही लैपटॉप लिया, पूरा जो काम होने वाला है, आप चाहे किसी ब्रांच से हो, चाहे आप बीटेक कर रहे हो, बीटेक के किसी ब्रांच से हो, बीकॉम कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, लैपटॉप की पहली रिक्वायरमेंट पड़ ही जाती है। चाहे छोटे काम के लिए या बड़े काम के लिए लैपटॉप इस प्रकार की चीज़ है। तो किस तरीके से हम अपने लैपटॉप को ऑर्गेनाइज़ करके रखें? क्या ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो अब से अभी से हम इसमें डाल कर रखें? एंड सिर्फ़ ज़रूरत की चीज़ें बताऊँगा जो आपके काम आएँगी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जो आपके शौक के हिसाब से लगे वो आप कर सकते हो। लेकिन हम वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस तरीके के सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करने हैं उस हिसाब से। पहला सॉफ्टवेयर होगा फॉर मस्ट टू हैव सॉफ्टवेयर फॉर एवरीवन। इसमें हम छोटी-छोटी चीज़ें ब्राउज़र से लेके पीडीएफ रीडर से लेके जो रेगुलर बेसिस पे काम आने वाला है। आज ये चीज़ें छोटी-छोटी लगेंगी, यहाँ छोटी-छोटी चीज़ों से लेकर थोड़े डिटेल में जाएँगे। अगर कोडिंग करना चाहते हो, करियर अगर सॉफ्टवेयर में बनाना हो, तो उसके लिए स्टार्टिंग सॉफ्टवेयर्स आपके पास क्या होने चाहिए? थोड़े प्रोग्रामिंग के बारे में भी जानेंगे, थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट भी समझोगे भैया कि अच्छा ये चीज़ें करना होता है यहाँ से। एक होता है ना कि कई बार चलो क्रिकेट अगर हमें खेलना है, कैरम बोर्ड सीखना है, तो कैरम बोर्ड भले ही नहीं आता हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर हमें सॉफ्टवेयर करियर बनाना है, कैसे करना है, भले ही नहीं आता हो, लेकिन उसका स्टार्टिंग जो सेटअप है, अगर हमने कैरम बोर्ड घर में ला लिया, फिर धीरे-धीरे हाथ बैठते-बैठते चीज़ें इधर तो उधर छेड़-छाड़ करते-करते कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो कोडिंग, करियर, सॉफ्टवेयर में भी अगर कुछ पैर जमाना हो, तो उसके जो बेसिक सॉफ्टवेयर्स कम से कम जहाँ से चालू करना अगर हमें ये पता हो, मतलब हमें पता हो भैया कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूँ, चीज़ें यहीं से चालू होने वाली है, मैं सही रास्ते पे हूँ, मैं किसी रैंडम जगह पे नहीं खड़ा हूँ, इसको ही थोड़ा छेड़-छाड़ करना चालू करूँ, थोड़ा इसके बारे में पता करूँ, तो कहीं न कहीं मेरा एक अच्छा स्टार्ट रहेगा। तो उनके लिए बताऊँगा। फिर उसके बाद ब्रांच स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर जैसे किसी को मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल इस प्रकार का अगर कुछ करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, तो उनके हिसाब से कुछ ब्रांच स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स क्या हो सकते हैं। यूजुअली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। पहला वाला तो मस्ट हैव सॉफ्टवेयर फॉर एवरीवन है, ठीक है? चाहे आप इंजीनियरिंग, चाहे किसी कॉलेज, बस कॉलेज स्टूडेंट पे स्पेसिफिक जो कुछ सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, उनके लिए बताऊँगा। बीटेक, बीटेक के किसी भी ब्रांच में कोई दूसरा डिग्री कुछ भी कर रहे हो सबके लिए। उसके बाद कोडिंग एंड करियर, अब जिसको भी कोडिंग करना है, चाहे आप बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से कर रहे हो, किसी भी दूसरे ब्रांच से कर रहे हो, कोई दूसरा डिग्री कर रहे हो या फिर इनफैक्ट आप कोई डिग्री कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हो। उनके लिए दूसरा सेक्शन रहेगा और तीसरा सेक्शन थोड़ा ब्रांच स्पेसिफिक है, अगर किसी एक स्पेसिफिक कोर नीश डोमेन के इंजीनियरिंग फील्ड में हो, उनके लिए होगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे ब्रांचेस के लिए। तो स्टार्ट करें? स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले मस्ट हैव सॉफ्टवेयर फॉर एवरीवन से। तो पहले सॉफ्टवेयर के साथ स्टार्ट करते हैं जो हर किसी को रिक्वायरमेंट पड़ सकता है एंड वो है आपका ब्राउज़र, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट। मैंने बोला था अभी छोटी-छोटी चीज़ों से चालू करेंगे एंड फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे थोड़े इन डेप्थ। अब ब्राउज़र एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर चाहे आपको कॉलेज ईआरपी लॉगिन, आपका अटेंडेंस के लिए लॉगिन करना हो, आपको अपने मार्क्स देखने हो, कुछ भी करना हो ब्राउज़र पे ही तो जाओगे। आपको अपना फ़ी पेमेंट करना हो, फ़ी रिसीट देखना हो, डाउनलोड करना हो, आपको एग्ज़ाम के लिए फॉर्म्स भरने हो, आपको कहीं कुछ अप्लाई करना हो, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सारी जगह एक जगह आपने स्टोर कर रखा है, अपने पीसी के अंदर एंड पीसी चलो भैया अपने लैपटॉप में अगर कुछ डॉक्यूमेंट स्टोर कर रखा है, तो लैपटॉप करप्ट हो गया, सॉफ्टवेयर दोबारा इंस्टॉल करेंगे, डॉक्यूमेंट्स दोबारा नहीं नहीं मिलेगा। तो इसे भी ट्राई करो, डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन आप कहीं गूगल ड्राइव, वन ड्राइव पे स्टोर करके रखो। तो ये सारी चीज़ें कहीं ब्राउज़र से एक्सेस करोगे लैपटॉप के अंदर। ठीक है? चाहे आपको जीमेल देखना हो, चाहे गूगल ड्राइव, ऑनलाइन क्लासेज़ अटेंड करने हो, कोडिंग कर रहे हो, हेल्प के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना हो, स्टैक ओवरफ्लो देखना हो, कुछ रिसर्च पेपर पढ़ने हो, बीटेक का पार्ट हो सकता है आपके किसी प्रोजेक्ट का, सारी चीज़ें आपके कुछ न कुछ इंटरनेट पे ही हो रही होंगी। मैक्सिमम केस में जब भी आप लैपटॉप ओपन करोगे, पहला आप जो ओपन करने वाले हो गूगल क्रोम। चाहे कोडिंग कर रहे हो, चाहे कॉलेज का कुछ काम कर रहे हो, चाहे कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हो, कैनवा पे कुछ काम कर रहे हो, पहला जो मोस्ट ऑफ द केस में आप खोलोगे गूगल क्रोम।
मैं नहीं बोल रहा सिर्फ गूगल क्रोम ही आपका एक ब्राउज़र होना चाहिए, बहुत सारे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, ब्रेव है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो मैं 2 सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, एक गूगल क्रोम बहुत हैंडी है, बहुत ज़्यादा आपको यूज़र फ्रेंडली यूआई देखने को मिलता है। मैक्सिमम केस में लोग वही यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा आपका हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट का खुद का आज की डेट में जब से विंडोज़ 7 वाले ज़माने गए भैया, जब उतना इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था, उतना एडवांस नहीं था, फिर जब विंडोज़ 10 आया, धीरे-धीरे लोग इंटरनेट से कनेक्ट होना चालू हुए। विंडोज़ ने भी विंडोज़ को ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ को ऐसा बना दिया कि चीज़ें हमेशा अपडेट्स डाउनलोड होती रहेंगी एंड खुद को एडवांस करता रहेगा। तो आज इतना स्मूथ हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट एज कि दूसरा जो सेकंड अल्टरनेटिव आपका होना चाहिए गूगल क्रोम के अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज। 2 चीज़ें हमेशा रखो, 2 आपके ब्राउज़र्स कुछ काम इसमें कर रहे हैं, कुछ उसमें कर रहे हैं। मैक्सिमम केस में सारी चीज़ें आप चाहो तो गूगल क्रोम में कर लो, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक चीज़ें जो आप चाहते हो भैया हमेशा कुछ ऐसे टैब्स जो हमेशा ओपन रहे, चलो किसी एक ब्राउज़र में जिसमें हम ऐसे 4-5 टास्क है जो माइक्रोसॉफ्ट एज में खोल दिया, इसमें और कुछ हम काम नहीं करेंगे। बट ये 4-5 हमेशा मेरे पास होना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एज में पिन करके छोड़ दिया। मैक्सिमम ये तब आपको काम आएगा जब मान लेते हैं किसी एक ब्राउज़र में कैश की वजह से वो कोई वेबसाइट खुल नहीं रहा है, दूसरे ब्राउज़र में खोल लिया। तीसरा ब्राउज़र भी रख लो ब्रेव जहाँ पर एड्स वगैरह थोड़े लिमिट कर देता है, थोड़ा उस हिसाब से आप देख लो मतलब अगर आपको रिक्वायरमेंट है या तीसरा थर्ड आप चॉइस की तरफ ब्रेव को रख लो। फायरफॉक्स रखना है, फायरफॉक्स रख लो, तो ये सारी चीज़ें ब्राउज़र हो गया। पीडीएफ रीडर के तौर पे आपको काम आ सकता है। पीडीएफ रीडर आपका चाहे तो आप अडोबी का एक्रोबैट आता है, अडोबी एक्रोबैट डाउनलोड कर लो, वरना आपका माइक्रोसॉफ्ट एज खुद इतना एडवांस हो चुका है पीडीएफ रीडर के तौर पे कि आप इतना इनबिल्ट हो चुका है विंडोज के अंदर, अगर आप डबल क्लिक सिंपली करो पीडीएफ आपका माइक्रोसॉफ्ट एज में खुलेगा। आपको जो चाहिए सर्च करना है पीडीएफ के अंदर, आपको 2 पेज फॉर्मेट में चाहिए, आपको कुछ चीजें उसको रीड करके पढ़वानी है, कुछ बुकमार्क हाईलाइट करना है, एनोटेट करना है, सब कुछ कर सकते हो। दूसरा गूगल क्रोम का अगर आप पीडीएफ ढूँढने अगर वहाँ पे पीडीएफ अगर आप खोलते हो, इतना गूगल क्रोम अब फीचर ला चुका है कि अगर सिंपल वो फ़ोटो खींचा हुआ भी है ना, स्कैन किया हुआ पीडीएफ नहीं है, फ़ोटो खींचा हुआ है एंड अगर उसमें टेक्स्ट है, वो खुद वहाँ से टेक्स्ट डिटेक्ट कर लेगा ताकि आप पीडीएफ में बहुत बड़ा पीडीएफ है, उसमें चीज़ें आप सर्च कर सको। 10-20 पेज का पीडीएफ है, ढेर सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, लेकिन वो फ़ोटो खींचा हुआ है, कैसे ढूँढोगे अगर कुछ टेक्स्ट ढूँढना है? गूगल क्रोम में सिंपली आप उसे ओपन करके टेक्स्ट ढूँढ सकते हो, गूगल क्रोम उसे टेक्स्ट रीडेबल फॉर्म में लेकर आ जाता है। तो पीडीएफ रीडर इतने पीडीएफ को आपको जरूरत पड़ेगी कॉलेज में, कभी कुछ नोट्स है, कभी कुछ फ्रेंड से ही नोट्स मांग लिया, कुछ कॉलेज की तरफ से नोटिस आया, बहुत सारी चीजें कुछ किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया, चाहे सिलेबस का पीडीएफ हो जाए, लेक्चर के नोट्स हो जाए, असाइनमेंट्स हो जाए, लैब का मैनुअल है, फी रिसिट है, एडमिट कार्ड, स्कॉलरशिप फॉर्म, स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें पीडीएफ रीडर की एक जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। पहला सब मस्ट यूज क्या बोला हमने? एक ब्राउजर। दूसरा हमने क्या बोला? पीडीएफ रीडर। ठीक है। तीसरा आपका ऑफिस सूट। ऑफिस सूट मतलब भैया जो आप पावर पॉइंट, आप वर्ड एंड सीट्स शीट्स बोलते हो, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब विंडोज का अगर लैपटॉप है, विंडोज यूज करो, लिनक्स यूज करो, या फिर आप मैक ओएस यूज करो, एप्पल यूज करो। मोस्टली विंडोज लैपटॉप लोग स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट यूज करते हैं, उनके हिसाब से अगर बता दूं तो एमएस ऑफिस तो इनबिल्ट देता है भैया विंडोज। अब अगर चलो विंडोज आपको नहीं मिला है तो लाइबर ऑफिस है, ठीक है, बहुत सारे आपके पास है। या तो गूगल के डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स यूज कर लो, लाइबर ऑफिस यूज कर लो, आप डब्ल्यूपीएस का ऑफिस आता है, बहुत सारे आते हैं। इसमें मोस्ट कॉमन 3 चीजें हर जगह रहेंगी। एक पावर पॉइंट रहेगा आपका, ठीक है, पावर पॉइंट में आपका स्लाइड्स, गूगल का स्लाइड्स है जो माइक्रोसॉफ्ट का एमएस पावर पॉइंट है। इसी तरीके से आपका गूगल शीट्स हो गया, या फिर आप एमएस एक्सेल बोल सकते हो, या फिर आप अगर आपको भैया एमएस वर्ड यूज करना है तो वो गूगल डॉक्स है। तो ये सारी चीजें बहुत हैंडी, कुछ अगर ऐसा डॉक्यूमेंट करना है, रिसर्च पेपर कुछ भी बना रहा है तो एमएस वर्ड काम आ रहा होगा। या फिर अगर भैया कुछ ऐसा टैबुलर फॉर्म में लेकर आना, बहुत सारा डेटा अगर हमें एक जगह ऑर्गेनाइज करना है, एक्सेल आपके पास है। अगर कुछ ऐसा प्रेजेंटेशन बनाना है जो आए दिन आप किसी न किसी सेमेस्टर में बनाओगे, तो आपके पास एमएस पावर पॉइंट है, या फिर कुछ कैनवा में बना लिया, या फिर आप लाइबर ऑफिस यूज कर लो, वरना चलो एमएस ऑफिस। इसकी जरूरत तो पड़ेगी ना, तो बेसिक बेसिक सॉफ्टवेयर अभी बता रहा हूँ, अभी चलेंगे इन डेप्थ की तरफ। दूसरा क्लाउड बैकअप, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्लाउड बैकअप गूगल ड्राइव या फिर वन ड्राइव ले लो। अभी तो जियो क्या कर रहा है, अगर आप 2 जीबी जो अगर 5G में अनलिमिटेड देता है, आप मतलब 2 जीबी पर डे वाला पैक अगर 5G का अगर है, 5G अनलिमिटेड रहता है, या फिर 4G में है तो 2 GB पर डे देता है आपको। अगर ये पैक करवा रहे हो अभी अभी आज की डेट में, इसमें आपको 1.5 साल का आपको गूगल ड्राइव 5 TB तक का स्टोरेज मिल रहा है। इतनी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अगर आपको रखने हैं ना, तो ऐसे भी गूगल गूगल ड्राइव 15 GB का फ्री स्टोरेज देता है। तो यहाँ पे रखो, क्योंकि आप अगर कुछ सॉफ्टवेयर, जैसा मैंने बोला, अगर कुछ अनइंस्टॉल हो जाता है, करप्ट हो जाता है सॉफ्टवेयर, दोबारा इंस्टॉल कर लोगे। अगर कुछ ऐसा खराब हो गया डिस्क ड्राइव, तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेके आओगे?
तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ फाइल बना रहे हो, कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हो, हमेशा गूगल ड्राइव पे रखो। एंड अगर कुछ सॉफ्टवेयर कोई वैसा प्रोजेक्ट है तो आप अपने गिटहब पे रखो। ठीक है, उसके ऊपर भी अभी हम आएंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट, अगर इसमें आपके और क्या क्या बैकअप रख सकते हो, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स हो गए, सेमेस्टर के नोट्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए, लैब फाइल्स हो गए, सर्टिफिकेट्स, रिज्यूमे, प्रोजेक्ट्स, फोटो वगैरह कुछ है, कॉलेज फ्रेंड्स वगैरह कुछ वैसे, तो स्कैन वगैरह करके रख सकते हो। तीसरा स्कैनर है। अब असाइनमेंट बना रहे हैं भैया, चाहे डॉक्यूमेंट कुछ अपलोड करना है, हमें कुछ सबमिट करना है, कुछ स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स हमारे पास फिजिकल फॉर्म में है, अपलोड करना है, हॉस्टल फॉर्म कुछ जमा करना है, आईडी प्रूफ का डिजिटल वर्जन चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट का कुछ डिजिटल वर्जन चाहिए जिसका फिजिकल फॉर्म हमारे पास है, एक स्कैनर ऐप चाहिए होगा। सिंपल फोटो खींचोगे वो क्वालिटी उतनी सही नहीं आती है, स्कैनर ऐप यूज करो। चाहे तो अडोबी स्कैन यूज कर लो, माइक्रोसॉफ्ट लेंस आपके पास है, गूगल ड्राइव का स्कैन है, डिजी लॉकर डॉक्यूमेंट्स है। यहां से आप फोटो खींच के उसे स्कैन करके बहुत अच्छे रीडेबल फॉर्म में आप वहां डाल सकते हो। दूसरा, अगर जो एक बहुत लाइट वेट, अगर फोन में उतना ज्यादा स्पेस नहीं है, क्योंकि ये तो फोन में यूज करोगे स्कैन करने के लिए, फोन में उतना स्पेस नहीं है, तो भैया एक सॉफ्टवेयर, छोटा सा लाइट वेट सॉफ्टवेयर बताओ, नोट ब्लॉक। बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा काम करता है, बस इसमें थोड़े एड्स हैं। तो जब भी आपको इसको यूज करना हो, कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस से बस बता रहा हूं, तो आप अपना इंटरनेट ऑफ कर दो, एड्स वगैरह बंद हो जाएंगे, सिंपल क्लिक करो, फोटो स्कैन करो, नेक्स्ट फोटो, नेक्स्ट फोटो, नेक्स्ट फोटो। ठीक है, उसका एक पीडीएफ बना लो या फिर फोटो फॉर्म में ले लो, जैसे गैलरी में सेव करना है, शेयर करना है, कर सकते हो। इसके बाद भैया पासवर्ड मैनेजर या एक पासवर्ड नोटबुक या खुद का ही एक पासवर्ड कुछ ऐसा किसी कहीं एक फाइल वगैरह में लिख के रख लिया करो। बहुत सारे पासवर्ड्स होंगे, जैसे कॉलेज का ईआरपी लॉगिन मैंने बोला ना, अटेंडेंस के लिए या फिर किसी पर्पज के लिए कॉलेज का ईआरपी लॉगिन हो सकता है, यूनिवर्सिटी पोर्टल हो सकता है, लाइब्रेरी का लॉगिन हो सकता है, लाइब्रेरी के जो डिजिटल बुक्स होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए आपका जीमेल का, गिटहब का, लिंक्डइन का, इंटर्नशिप पोर्टल, स्कॉलरशिप पोर्टल, एग्जाम पोर्टल, बहुत सारे भी आप लॉगिन करने वाले हो, सबके डिफरेंट पासवर्ड्स, अगर सिक्योरिटी के लिए सबके डिफरेंट पासवर्ड्स रखते हो वो रख लो, वरना फिर आप जो ब्राउजर देता है ब्राउजर में ही पासवर्ड आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरीके से आप एक पासवर्ड मैनेजर या तो खुद का कोई एक डिजिटल वर्जन या मैनुअल कुछ ऐसा हार्ड कॉपी भी कहीं मेंटेन कर सकते हो। अब बात करते भैया, ये तो जनरल सॉफ्टवेयर थे जो सबके लिए थे। नेक्स्ट, इसके अलावा कुछ मीडिया प्लेयर वगैरह करना, वीएलसी वगैरह कर लो। हम आते, एक काम की चीज हमने डिस्कस की कॉलेज पर्पज से, अब हम थोड़ा बात करते हैं अगर किसी को कोडिंग वगैरह करना है। ठीक है, कोडिंग के हिसाब से जो सबसे पहला स्टूडेंट क्या करता है भैया, 10 तरीके के आईडीज डाउनलोड कर लिए। सी प्लस प्लस का अलग, पाइथन का अलग, जावा का अलग, सब कुछ का अलग, एंड्रॉइड स्टूडियो, सब कुछ एक जगह डाउनलोड कर लिया, पता नहीं अभी कहां से चालू करना है। बस सुन रखा है तो सब कुछ डाउनलोड कर लेते, अब काम कहां से चालू करूं पता नहीं। तो वीएस कोड सिर्फ एक आईडी स्टार्टिंग के लिए, वीएस कोड बहुत पावरफुल है और उसके अंदर इतने प्लगइन्स आपको मिल जाते हैं। सिंपली कुछ नहीं, वीएस कोड आप इंस्टॉल करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट, वीएस कोड के वेबसाइट पे जाओ, वहां से डाउनलोड करो। बहुत लाइट वेट सॉफ्टवेयर है लेकिन बहुत पावरफुल है। इंस्टॉल करते हो, उसके बाद आपको चाहे उसमें वेबसाइट डिजाइन करना हो, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, जो करना हो आप उसके अंदर कर सकते हो। उसके अंदर ही एक छोटा सा सेक्शन होता है जहां आप सर्च कर सकते हो प्लगइन्स। प्लगइन्स बेसिकली सर्च किया, वहीं पे ऑप्शन आएगा, क्लिक किया, इंस्टॉल किया। उसमें प्लगइन्स इंस्टॉल करने से और एक्स्ट्रा फीचर्स आपके वीएस कोड में आते रहते हैं। अब एआई पावर्ड वीएस कोड बना सकते हो वैसे प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर करके। जैसे कैसे आपका स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के अंदर एक प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर आप डाउनलोड करते हो तो आपके फोन के अंदर एक ऐप आता है जो उस ऐप के जरिए आपके फोन को एक और फीचर दे देता है, उस फोन को और एक केस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे गूगल मैप है, गूगल मैप अगर नहीं होता तो मोबाइल को क्या मैप्स के लिए यूज नहीं कर सकते, डायरेक्शन नेविगेट नहीं कर सकते, गूगल मैप्स इंस्टॉल किया, मोबाइल आपके एक और फंक्शन कर सकता है, मैप्स नेविगेट कर सकता है। वैसे ही वीएस कोड में प्लगइन्स इंस्टॉल करते रहोगे तो और उसकी फीचर्स बढ़ती रहती है। अब उसी में कंपाइलर इंस्टॉल कर दो। सी अगर करना है तो सी का मिंग डब्ल्यू कर दो या कुछ जीसीसी कर दो कंपाइलर। सी के बहुत सारे वर्जन्स हैं तो उनके कंपाइलर्स कर लो। पाइथन का खुद के, पाइथन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। जब मैं पाइथन यूज कर रहा था, अब तो मैं कोडिंग वगैरह ज्यादा करता नहीं, 30-40 MB का आई गेस हार्डली आता था पाइथन का कंपाइलर वगैरह, इंस्टॉल करके नॉर्मल यूज करो सिंपली। जावा का है तो जेडीके इंस्टॉल कर लिया। अब शुरू शुरू कर रहे हो तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे जंप मत करो, किसी एक के साथ चालू करो। सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कॉन्सेप्ट एक ही है। ठीक है, कोई पॉप पे बेस्ड है, कोई ऊप पे बेस्ड है। स्टार्ट करो, लॉजिक लगभग सब जगह एक ही है। अगर लॉजिक, बहुत लॉजिक अगर आपको बेस बनाना है तो सी या फिर जावा से चालू करो। सी से चालू करोगे बेटर है, आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग वगैरह में जा सकते हो। जावा से चालू करोगे तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए, एंड्रॉइड ऐप्स बनाने के लिए, उसी को आप एंड्रॉइड स्टूडियो तक वही आप नॉलेज को यूज कर सकते हो। अगर पाइथन से यूज करते हो तो आप बहुत कम लाइंस में सिर्फ लॉजिक के ऊपर काम कर सकते हो। वो सिस्टम के अंदर काम कैसे कर रहे हैं, जैसे 10-15 लाइंस या 20-100 लाइंस ऑफ कोड को कई बार पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी बस इंटीग्रेट किया एंड काम हो रहा है।
तो अगर उतना वो बैकएंड में कैसे काम कर रहा है वो नहीं समझना है, सिर्फ हमारा ऐप किस लॉजिक पे काम करना चाहिए, सॉफ्टवेयर किस लॉजिक पे काम करना चाहिए वो समझना है, पाइथन यूज करो। एंड उसके बाद एआईएमएल की तरफ अगर जाना है तो पाइथन से स्टार्ट करो। कॉम्पिटेटिव कोडिंग की तरफ जाना है, सी या सी प्लस प्लस से चालू करो। अगर आपको भैया एंड्रॉइड डेवलपमेंट की तरफ जाना है तो आप जावा से स्टार्ट करो। बट स्टार्ट पहले वीएस कोड डाउनलोड करो। वीएस कोड आपका पहला आईडी होना चाहिए, उसके अंदर फिर चाहे सी सी प्लस प्लस करना है, पाइथन करना है, एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट, इसके लिए कुछ और दूसरा इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट जैसे बोलते हैं ना भैया, सी सी प्लस प्लस को रन करने के लिए उसका कंपाइलर यानी कि उसका ब्रेन, हम तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी देख रहे हो भले वो कोड सिंटैक्स जैसा आपको दिख रहा हो, बट है तो इंग्लिश लैंग्वेज में ना। सिस्टम कैसे समझेगा उसको जो आप कोड लिख रहे हो, वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया गया है। तो उसको ब्रेन देने के लिए, वो समझ पाए सिस्टम आपके प्रोग्राम को, हम उसका कंपाइलर सी का जैसे मिंग डब्ल्यू या फिर जीसीसी हो गया आपका, जावा का जेडीके हो गया, पाइथन का खुद का होता है, इस तरीके की चीजें इंस्टॉल करते हैं ना। तो ऐसे एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि उसका वो रन होता है आपके ब्राउजर में। ब्राउजर खुद एक कंपाइलर है, सारे कोड्स वहां रन हो रहे हैं। बेसिकली आप कोई वेबसाइट खोलते हो तो वेबसाइट एक कोड है ना, जिसको ब्राउजर ने उसको रन करके आपको उस कोड को अच्छे फॉर्म में शो किया। तो उसी तरीके से आप एक वेबसाइट बना रहे हो, जो ब्राउजर में आप खोलते हो, ब्राउजर आपके वेबसाइट को भी कंपाइल करके देता है, वहां कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बेसिक प्रोजेक्ट्स बनाने, गिटहब के प्रोजेक्ट्स, नोट्स, कुछ मार्कडाउन करने, आप वीएस कोड यूज करो। नेक्स्ट भैया, जैसे पाइथन के लिए हमने बोला, अगर पाइथन के अंदर थोड़ा आप इनडेप्थ अगर देखना चालू करें तो पाइथन किनको चुनना चाहिए भैया। अब जैसे हमने बोला ना कि अभी वीएस कोड हमने आईडी डिस्कस कर लिया, अब सी हमने डिस्कस किया किसके लिए है, पाइथन डिस्कस किया, जावा डिस्कस किया, थोड़ा सा पाइथन के बारे में और समझ लेते हैं। जिनको बेसिक्स कोडिंग स्टार्ट करना है तो तीनों में से किसी एक को भी स्टार्ट कर लो, सी जावा या फिर पाइथन। बट पाइथन थोड़ा सा तब चुनो जब, और अगर आगे का पर्पज हो हमारा, चाहे एआईएमएल की तरफ जाना है, हमें डेटा एनालिटिक्स की तरफ जाना है, कुछ ऑटोमेशन करना है, कॉलेज के कुछ और दूसरे प्रोजेक्ट्स, या फिर नॉन सीईसी स्टूडेंट्स के लिए जो एनालिटिक्स डेटा एनालिटिक्स को बैकअप रखना चाहते हैं आगे जॉब के लिए, तो पाइथन उनके लिए है। ठीक है, सिंपली पाइथन को पाइथन के वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो, एंड आईडी के तौर पे आप अपने इसको यूज कर लो, वीएस कोड को यूज कर लो। बाकी प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स एंड अगर वो करना है आपको एआईएमएल, उसके लिए भी हम बात करेंगे। तीसरा, आप गिट इंस्टॉल करो। ठीक है, गिट बेसिकली आपका वर्जन कंट्रोल के लिए जैसे गिटहब हमने सुन रखा है ना, गिट और गिटहब अलग अलग चीज है। गिटहब आपका एक समझ लो प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, जितना मुझे याद है, जब मैं बहुत पहले यूज करता था चीजें। तो गिटहब आपका माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन फॉर्म में आप जाके स्टोर कर पाते हो। वो भी गिट से कंट्रोल होता है। गिट से बेसिकली आप अपने प्रोजेक्ट्स पुश एंड पुल करते हो। आपका प्रोजेक्ट आपके सिस्टम में है, आपने उसके डिफरेंट वर्जन, लोकल सिस्टम, एंड आप अगर कहीं गिटहब पे अगर आपको अपलोड करना है, सिंपली गिट से आप वहां जाकर अपलोड कर सकते हो। ठीक है, डिफरेंट वर्जन आप मेंटेन कर सकते हो प्रोजेक्ट के, एज सिंपल एज दैट समझो। कुछ उसके कमांड्स अगर आपको मुझे बताना हो, गिट इनिट हो गया, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट स्टेटस, गिट पुश, गिट पुल, सिंपल सा है। गिट का अगर एक आधे एक घंटे का वीडियो देख लो, चीजें समझ में आ जाएंगी गिट क्या है। बट कोडिंग बिगिनर्स के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो और ये सारी चीजें भर ली, उससे बेटर है जो चीजें बता रहा हूँ, वीएस कोड बताया, फिर कोई एक लैंग्वेज पकड़ो, सी जी या फिर जावा या फिर पाइथन, कोई एक पकड़ो। और दूसरा, गिट तो कम से कम जरूरी है, प्रोजेक्ट बना रहे हो गिट समझ लो। उसके बाद गिटहब एक अकाउंट बना लो। ठीक है, इस पे आप अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करो, कुछ पोर्टफोलियो बनाना है, जैसे हम बहुत कुछ भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हो गिटहब पे अपलोड कर दो। छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, कुछ भी हो, अपलोड कर दो। फर्क नहीं पड़ता ना कि कितना छोटा है, ये आपका एक पूरा एक जर्नी डिफाइन करेगा, आपने यहां से यहां तक चीजें की। अगर कभी किसी जॉब को कहीं कुछ शो करना हो, किसी को क्लाइंट को कुछ शो ऐसे कुछ शो करना हो जॉब के लिए भी, आप शो कर दो बिगेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स मैंने ये बना रखा है, एंड चीजें हिस्ट्री शो करने के लिए यहां चीजें मैंने चालू की थी। एंड आपके खुद के रेफरेंस के लिए भी चीजें होंगी, अच्छा ये सारे मैंने प्रोजेक्ट्स बना रखे, कहीं कुछ डिलीट, कहीं कुछ इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक है, एक पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा, कोडिंग प्रैक्टिस के लिए आपका हो जाएगा। ओपन सोर्स एक्सपोजर, कोई भी आपके कोड को, गिटहब प्रोजेक्ट आपका है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ओपन सोर्स एक्सपोजर, किसी को अगर आपको लग रहा है भैया बढ़िया प्रोजेक्ट बन रहा है, आपने बस ओपन एक्सेस दे दिया, कोई भी उस पर आके चेंजेस डाल सकता है, फिर अकाउंट का एक्सेस आपके पास है। अब देखो अगर चेंजेस सही लग रहा है आप एक्सेप्ट करो, ऐसे धीरे धीरे प्रोजेक्ट बड़ा हो सकता है। ठीक है, एंड लोग आपके प्रोजेक्ट को देख सकते हैं, आपको उस तरीके से एक्सपोजर मिल सकता है। गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक हो गया, स्टूडेंट टूल्स एंड ऑफर्स, ये सारी चीजों के लिए आप यूज करो। एंड बाकी गिटहब का एक अकाउंट रखो, गिट का आप लर्निंग ले लो, क्या है कैसे, चीजें समझ में आ जाएंगी। दूसरा मैंने बोला भैया, सी के लिए या सी प्लस प्लस कंपाइलर के लिए जीसीसी या मिंग डब्ल्यू विंडोज के लिए सेटअप कर लो, या फिर कोड ब्लॉक्स हो गया, डेव सी प्लस प्लस, वीएस कोड, सी प्लस प्लस सेटअप इधर ही कर लो। अगर आपने कॉलेज में कई बार बहुत पुराने टर्बो सी कंपाइलर के ऊपर पढ़ा रहे होते हैं, छोटा सा सेटअप होता है, उसके अंदर ही चीजें करा रहे हैं, क्योंकि सी सबसे पुराना आपका मतलब जो
एक्सेसिबल फॉर्म आज भी जो चल रहा है एंड वाइडली यूज, सी समझ सकते हो बहुत पुराना है, ठीक है। तो सी के लिए ये चीजें कर लो, बट बेसिक के लिए आप एक जीसीसी या फिर मिंग डब्ल्यू का सेटअप आप इंस्टॉल कर लो, वीएस कोड में चीजें आप कर सकते हो। जावा के लिए जेडीके इंस्टॉल कर लिया, बट जरूरी नहीं है, अगर एंड्रॉइड स्टूडियो वगैरह अगर ये सारी चीजें करनी है तो कर लो, ठीक है। ये भी आप वीएस कोड में कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हम नेटबीन्स, एक्लिप्स सब कुछ एक जगह इंस्टॉल करके हजार तरीके की आईडीज, हजार तरीके की चीजों के लिए कर रहे हैं। तो ये आप समझ लो, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह एक कंपाइलर डाउनलोड करना है, वीएस कोड में रन करना है, इतना लाइट सिस्टम रखना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब आते हैं इन डेप्थ के लिए, अभी तक हमने कुछ नहीं बोला ना। हमने बोला एक कंपाइलर वीएस कोड, एक आईडी वीएस कोड, फिर सी, जावा या पाइथन कोई एक पकड़ो, उसका कंपाइलर इंस्टॉल करो, और कुछ नहीं। उसके बाद गिट सीख लो, गिटहब पे अकाउंट बना लो, और कुछ नहीं। अभी तक इतना सीखा। उसके बाद अगर हमें डेटा साइंस, एआईएमएल इन चीजों के लिए करना है, तब क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है भैया? तब दो बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, तो या तो एनाकोंडा या फिर जुपिटर। इसमें एनाकोंडा को थोड़ा ज्यादा प्रेफर किया जाता है, जुपिटर थोड़ा वेल ऑर्गेनाइज, काफी सिंपल लुक आपको प्रोवाइड करता है, लेकिन एनाकोंडा बहुत पावरफुल है। एक आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर चाहे आपके आ, कुछ पाइथन के नोटबुक्स बनाने हो, पांडास, नंपाई, बेसिक डेटा विजुअलाइजेशन, एआईएमएल, एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट्स कुछ भी करना हो, एक जगह आप कर पाओगे एनाकोंडा के अंदर, ठीक है। बड़ा सॉफ्टवेयर है, लेकिन उनके लिए जो डेडिकेटेड अभी ये करना चाहते हैं, उनके लिए एआईएमएल में पैर रखना चाहते हैं, एआईएमएल या फिर जुपिटर नोटबुक से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा आपका हो गया भैया ब्रांच वाइज के ऊपर। अब आ जाएं, अब जल्दी कवर करते हैं ब्रांच वाइज। अगर किसी को करना है तो अब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं से भी हो, अगर कोडिंग करना है तो कोडिंग वाले अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, अगर आपको अलग से कोडिंग भी करना है तो जो अभी सेक्शन हमने कवर किया वो आप फॉलो करो। उसके बाद अगर ईसी या फिर इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हो, तो आपके ब्रांच स्पेसिफिक चीजें, जैसे पहले वीएस कोड, पाइथन वगैरह जो आपको सीखना है, तो एक तो कोडिंग के लिए अगर आपको बैकअप बनाना, बैकअप बना लो, ठीक है। इसके बाद अलावा सी प्लस प्लस, कुछ आर्डुइनो आईडी हो गया, आपका मैटलैब हो गया, सिमुलिंक हो गया, कुछ सिमुलेशन वाले प्रोजेक्ट, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स के सिमुलेशन हो गए, इलेक्ट्रिकल के कुछ हो गए, सर्किट हो गए, तो ये सारी चीजें आप इधर कर सकते हो, सर्किट सिमुलेशन वगैरह। तो एक सर्किट सिमुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें अभी से मत करो, ये जब कॉलेज में जाओगे आप देखो आपके कॉलेज में कौन सा सॉफ्टवेयर ज्यादा यूज हो रहा है, उस हिसाब से आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। वरना जो भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर कोई सीनियर देख रहे हो, कौन सा वाइडली यूज सॉफ्टवेयर है, आप स्टूडेंट्स को बता दो, ताकि थोड़ा थोड़ा वो सीखना चालू कर दे, ठीक है। देखो ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर से बता रहा हूं, जब अगर कुछ सीख के नहीं रखोगे ना, इन कॉलेज के अंदर सीधा जाओगे, ये सारे सॉफ्टवेयर सीखने में मन नहीं करेंगे, एंड आगे फिर चीजें बैकलॉग बनती चली जाएंगी। लेकिन अगर थोड़ा सा एक्सपोजर, सिर्फ थोड़ा सा एक्सपोजर, अगर कॉलेज चालू होने से पहले इन सॉफ्टवेयर का ले लिया, कुछ दो चार यूट्यूब वीडियोस भी देख लिए, बस पता है कौन सा बटन कहाँ किधर है, जब कॉलेज में क्लासेज में चीजें पढ़ाई जाएंगी ना, इतना फास्ट आप चीजें करोगे, प्रोफेसर पढ़ाने समझाएंगे उससे पहले आप करके रेडी रहोगे। एंड जब वो कर चुके होंगे, उससे जब वो कर रहे होंगे, आप करके रेडी हो, उसके बाद आप खुद खुद का कुछ कुछ बना रहे होगे, एंड एडवांस लेवल आप टच कर जाओगे, जो आगे चल के एक अलग डोमेन आपके लिए, जॉब के लिए खोलेगा। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। दूसरी बात, अगर हम बात कर ले भैया कि अगर हम ये चीजें नहीं करते, कॉलेज के अंदर आएंगे एंड चीजें फिर सीखने का मन नहीं करता यार, तो प्रोफेसर कुछ कुछ बता रहे हैं एंड हम सीखने के बजाय अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार रहे हैं, तो कभी सीख नहीं पाओगे, बैकलॉग्स बनते रहेंगे एंड चीजें फिर वो छूट जाएंगी। थोड़ा बहुत भी, सिर्फ 4 5 10 वीडियोस भी अगर शुरू में 10 10 15 15 मिनट के शुरू में देख लिए कॉलेज चालू होने से पहले, इन सॉफ्टवेयर्स के, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए चाहे मैटलैब, सिमुलिंक, कुछ भी सर्किट सिमुलेशन का अगर कुछ सॉफ्टवेयर हो गया, फिर मैकेनिकल सिविल के लिए ऑटो कैड हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, ठीक है, इस तरीके के कैड कैम वाले टूल्स हो गए, फ्यूजन है, मैटलैब है, एनसीसी, सारे मत करो, एक दो भी ऑटो कैड या सॉलिड वर्क्स कम से कम पकड़ लो, मैकेनिकल सिविल वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा केमिकल, मेटलर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन, किसी भी ब्रांच में हो तो एक्सेल हो गया, किसी भी ब्रांच के लिए एक्सेल जरूरी है, पाइथन बेसिक्स अगर कोडिंग में पैर रखना चाहते हो, डेटा एनालिटिक्स में जरूरी है, मैटलैब, ऑक्टेव ब्रांच स्पेसिफिक आपका हो गया, ठीक है। सिमुलेशन टूल्स, अगेन किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग के सिमुलेशन होते हैं, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ये चीजें थोड़ी बहुत सिमुलेशन सॉफ्टवेयर करके रख लो, ठीक है, डिजाइनिंग एंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो ये सारी चीजें, बाकी क्रैक सॉफ्टवेयर इधर उधर से डाउनलोड मत करो, एंटीवायरस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, विंडोज खुद आज के डेट में बहुत पावरफुल है, कुछ एंटीवायरस करोगे आपका सिस्टम को और हैवी बना देगा, उतना ढंग से काम करेगा भी नहीं। आज की डेट में जो विंडोज का खुद का डिफेंडर, विंडोज डिफेंडर एंटीवायरस बहुत तगड़ा काम करता है, ठीक है। कुछ ऐसा मतलब इधर उधर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, विंडोज ऑर्गेनाइजर ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे आईडीज वगैरह भी नहीं, स्टार्टिंग के लिए वीएस कोड करो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनो, बहुत है, ठीक है। बाकी करते करते खुद से सीख जाओगे, इतना से स्टार्ट करो। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अगर अभी भी और कुछ जानना है कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर बिल्कुल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो
तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।